Hello everyone, welcome back to my channel. This side Pooja and I'm a third year student of Government College of Nursing Almora. So basically मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश के लेक्चर लेके आएंगे और तो मैंने सर से बात कर ली है, इंग्लिश के लेक्चर आ जाएंगे तो वो कल से मैं अपलोड करूँगी। तो आज की वीडियो में भी शायद शाम को ही मैं अपलोड कर दूँ, तो मैं आपको पोस्ट पे बता दूँगी लिंक वो करके कि यहाँ पे आप देख सकते हो और उस टाइम पे आप लोग फ्री रहना। दूसरी चीज़ अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विद द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो आने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो देखो सिलेबस क्या है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, बहुत सारे 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारी आती है, मैंने आपको बता दिया है। बट याद रखना कि बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक से ही आएगी। मोस्टली ऐसा होता है कि मतलब एनसीईआरटी की लाइंस वगैरह ज़्यादा आती है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, बाकी एमसीक्यू वगैरह आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने चैप्टर्स बताया हैं वो पूरा ही सिलेबस है, तो आप उसको एज अ सिलेबस भी रख सकते हो। जैसे कोई मुझसे पूछ रहा था ना कि सिलेबस बता दो, तो वो सिलेबस ही है बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने और अच्छे से आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो फिर देखते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, लेकिन हाँ उनको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, आप पुराने साल का पेपर भी देखोगे तो उसमें भी उन्हीं क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड और मैंने क्वेश्चंस पेपर को ही ध्यान में रखते हुए आपके जो ये सिलेबस है वो बनाया है। तो आगे देखते हैं, होप यू लाइक दिस वीडियो। तो चलो देखते हैं फिर आगे कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये 11th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और इसको एनसीईआरटी से ही पढ़ना। ठीक है, सेकेंड जो चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें जो होता है हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये भी 11th का ही टॉपिक है तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, तीसरा जो चैप्टर है वो है प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि प्लांट एनिमल किंगडम क्या है, इसमें जो भी फाइलम वाले हैं ऑर्थोपोड्स वाले हैं, तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट डीप नहीं आता। ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं सेल। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल, इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी सेल कौन है, लॉन्गेस्ट सेल कौन है। ठीक है, ऐसे टाइप के। फिफ्थ है हमारा सेल डिवीज़न सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे एनाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो देख लेना। सिक्स है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की मैक्स टू मैक्स ज़्यादा मतलब बहुत इजी है ये, आप अच्छे से इसकी रिएक्शन पढ़ के जाना, ग्लाइकोजन कब बनता है, पायरुविक एसिड कब बनता है, ये सब चीज़ें। सेवन्थ हमारे पास डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से भी चैप्टर आते हैं कि स्टमक में हमारे कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, गैस्ट्रिक जूसेस कौन से हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये वाली चीज़ें। और एट्थ है हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, हमारा जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल फीमेल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ओवी कौन सा है, हमारे हमारे एंड्रोजन्स क्या काम करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, क्योंकि इससे ना बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी हैं। ठीक है, हमारी ये जो भी बार्थोलिन ग्लैंड्स वगैरह होती हैं तो इनमें क्या है और कौन क्या सेक्रेट करता है। ठीक है, इसी में ही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल काइंड ऑफ रिलेटेड टू नर्सिंग, तो फिर इसमें आप उस चीज़ से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, हमारी जो भी साइकिल है वो कब तक चलती है, कितने डेज का साइकिल होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है, यही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव लाइफ। आपने देखा होगा 12th का है ये चैप्टर, इसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, इसमें पूछते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह, तो वो थोड़ा सा देख लेना कि सहेली कब यूज़ की गई थी, ओरल पिल्स कब यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम मेंडल के जो लॉ हैं, मेंडल ने जो भी लॉ दिए थे वो ज़्यादातर पूछा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन था, मेंडल के क्या एक्सपेरिमेंट थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, ये सब चीज़ें मेनली इसमें पूछा जाता है। अगर आप 2023 या 24 का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और उनको देखते हुए मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे पता था ये क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि मैंने दिया है, बट उन पेपरों में भी ये चीज़ें आई थी तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे जब आप पेपर देखोगे तो। ठीक है, तो एक बार देख लेना, ईजी है, नॉर्मल पढ़ के जाना, इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप क्रॉसिंग ओवर या फिर जो भी उसके क्रॉस ओवर से वो देखने की ज़रूरत है। ये मेंटल से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन था, किसने क्या किया था। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो अब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे।
तो केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके कुछ ज़्यादा टॉपिक्स मुझे ऐसे कुछ याद नहीं है, बट 11th-12th तो आपको पढ़नी है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देती हूँ। पहला इसमें है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कर लेने हैं। एमसीक्यू आप देख लेना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मास क्या है, न्यूट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, आपने फिजिक्स मतलब उसमें भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आता है। सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से देख लेना है। थर्ड है स्टेट्स ऑफ मैटर भी बहुत इजी है। सब्लिमेशन प्रोसेस कब होती है और लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक्स। इसको भी आप देख लेना। थर्मोडाइनमिक्स से बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो सिंपल फॉर्मूला को पढ़ लेना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप उससे उसको कर सकते हो। फिफ्थ है सॉल्यूशन भी इजी चैप्टर है, ठीक है, 12th का चैप्टर है तो इजी है, सॉल्यूशन भी आप कर लोगे। सिक्स चैप्टर्स अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये भी जो हमारे 12th के हैं, इससे भी आपको कर लेना है। अल्कोहल वाले थोड़े आते हैं इसमें, ठीक है। हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप उससे भी देख सकते हो कि कैसे कैसे आपको ये करना है, ठीक है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और तो ये सारे टॉपिक्स हमारे केमिस्ट्री में हैं जो हम केमिस्ट्री में कवर करेंगे। इसमें एक लास्ट टॉपिक छूटता है, वो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उनको या तो ChatGPT से एमसीक्यू निकालो या बुक पढ़ो, बट ईजी पढ़ना, ज़रा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डीप में आपका टाइम वेस्ट ही होगा और चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी अभी इस टाइम पर। नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है फिज़िक्स का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फिज़िक्स है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है इसमें है फिज़िकल वर्ल्ड, ठीक है। फिज़िकल वर्ल्ड कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिज़िकल वर्ल्ड पे आप देख लेना जो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना ज़्यादा 12th से ज़्यादा आता है। तो फिज़िकल वर्ल्ड हो गया। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मोशन वाले चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या है, मोशन इन अ प्लेन हमारे पास क्या है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर्स लॉज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही पहले तो मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन एंड प्लेन, उसकी कुछ डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत पूछा जाता है, F=ma, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वर्क एनर्जी पावर। वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क डन का = फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना, तो इससे रिलेटेड आप कर लेना। एनर्जी पावर हम कैसे निकालते हैं, पावर की यूनिट क्या है, वर्क की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की यूनिट क्या है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कन्फ्यूजन है तो ईजी है। और ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। 3 स्टार बनाए, क्योंकि 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग इनको पढ़ लेना, ठीक है। थोड़े से और हैं शायद फिज़िक्स में, नहीं फिज़िक्स में इतना ही है अभी, 6 टॉपिक्स आर इनफ, ठीक है। तो अब इसमें ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन। अब हम थोड़े और हैं, ठीक है। 7th जो चैप्टर है इसमें वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना कैसे निकालने हैं इसके फॉर्मूले रख के, ठीक है। दूसरा है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा डीप नहीं आएगा बट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट AC, ठीक है, AC हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है एटम्स और न्यूक्लियाई। इसका जैसे मैंने बोला था कि इसका मास कितना होता है, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, उसका रेशियो वगैरह देख लेना, ठीक है। और लेंस से आते हैं प्रिज्म से रिलेटेड, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस कब यूज़ होते हैं, उसका जो भी फॉर्मूला है उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, ये बहुत ज़्यादा ही हो गया है सिलेबस, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग तो पढ़ना होगा, बट अभी आपने 11th-12th करी है तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश, जिसका सिलेबस मुझे लगता है सिलेबस यही होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अब मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इससे बाहर कुछ नहीं आया था, और इससे बाहर आएगा भी तो वो ईजी होगा, क्योंकि सबसे टफ तो यही है, इससे ज़्यादा इंग्लिश में क्या ही होता है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच ईजी है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टेंस तो बहुत वास्ट चीज़ है, तो इजी जो भी आपको लगेगा कि ईजी है, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना। थर्ड है एक्टिव पैसिव वॉइस, तो ये भी आपको होना चाहिए, इसमें आता है कि आपको सेंटेंस दिया होगा एक्टिव में, इसको बोलना कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो।
फिर एंटोनियम सिनोनियम्स, मैं आपको पहले ही बोला था कि इसके लिए आपको रोज के 50-50 एंटोनियम्स देखने चाहिए, चलो 20-20 भी देख लोगे तो एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए, ये भी ईजी आते हैं, इतना मतलब बेसिक चीज़ें आती हैं। फिर है हमारे पास इसमें एडजेक्टिव्स, तो थोड़ा सा एडजेक्टिव की नॉलेज भी होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, तो आइडियम्स और फ्रेजेस भी इसमें पूछे जाते हैं, तो ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इससे आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ इसमें क्या पूछी जाती है, आइडियम्स और फ्रेजेस के बाद एक और चीज़ थी, चूज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। अब इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन आगे थोड़ा कैमरा एडजस्ट किया था मैंने, तब दिखेगा। चूज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आपको एक स्पेलिंग दी जाएगी, मैं मान लो आपको कोई स्पेलिंग दी हुई है किसी भी चीज़ की, जैसे आपको दिया ह्यूमिलेशन, तो ह्यूमिलेशन में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें आपको स्पेलिंग बतानी होगी ह्यूमिलेशन की कौन सी स्पेलिंग सही है। जिसको सही पता होगी, क्योंकि थोड़ा टफ होती है, तब तो क्या है, तो वो ह्यूमिलेशन पे आप टिक करें कौन सी स्टेशनरी होगी, ह्यूमिलेशन हो गया, ह्यूमैनिटी होगी, ऐसे टाइप की स्पेलिंग दी होगी, आपको बताना है कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, उस पर टिक करना है। तो यही है चूज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और ऐसा आता है रीअरेंज वर्ड्स की, और ए एंड दा कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट्स का कहाँ पे यूज़ होगा, वुड का कहाँ पे यूज़ होगा, विल का कहाँ पे यूज़ होगा, ऐसे टाइप के हैं। तो ये कुछ सिलेबस के अंदर नहीं आता, इसलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो इसका सिलेबस मैंने बहुत ढूंढा था, मुझे मिला नहीं, तो फाइनली मुझे कुछ मिला है इससे रिलेटेड कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैंने जब ये सिलेबस फाइंड किया था उसके बाद मैंने जब पेपर देखा था 2024-23 का, तो वही क्वेश्चंस हैं जो इसमें दिए हुए हैं कि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो हमारा एक फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट भी है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट एथिक्स, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके पास बुक नहीं होगी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बेसिस आते हैं, जैसे बोन क्या है, बोन कितनी बोन्स होती हैं, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, वही बायो। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मैटरनल हेल्थ, मतलब कि नर्स क्या करेगी अगर सपोज इसको CPR देना है, CPR की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एड्स डे कब सेलिब्रेट हुआ था, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है नर्सिंग से रिलेटेड, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, नॉर्मल ह्यूमन वेट कितना होता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आपसे बहुत वास्ट पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अभी आप नर्सिंग करने जा रहे हो, आपने अभी किया नहीं है, ठीक है, अभी आपके सब्जेक्ट्स हैं नहीं। कम्युनिटी और मेंटल हेल्थ न्यूट्रिशन, ये पूछ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, वही होती है जब इंसान सब चीज़ उसकी ओवरऑल हेल्थ एकदम परफेक्ट होती है। नर्सिंग रिसर्च स्टैटिस्टिक्स, तो इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। नर्सिंग एप्टीट्यूड अभी आप छोड़ दो, ये तो आप, क्योंकि अभी ये किसने पढ़ाया भी नहीं है, तो अभी ये है कि ईजी होगा, मैं बता रही हूँ, आप लोग इसको कर लोगे बिना पढ़े भी, क्योंकि हम लोग भी बिना पढ़े किया था, तो इतना कुछ टफ है नहीं, ठीक है, तो ईजी है। इससे रिलेटेड चलो इससे आगे मैं ऐसे कुछ मैंने क्वेश्चंस रेडी किए हैं, 10 क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं। क्योंकि मैंने जो पिछले साल का पैटर्न देखा था उसमें क्वेश्चंस देखे थे, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द नॉर्मल रेंज ऑफ एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट, हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन का जो एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या है, 12/20, 20/30, 8/16 या 16/24, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल 12/20 होता है, ठीक है, तो ठीक है, इजी है। तो हमारा नॉर्मल रेट आपको पता है कि 12 और 20 होता है, बच्चों का होता है 40/60, मतलब 40/60 होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो है 12/12 और 20 के ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। स्टेथोस्कोप नहीं हो सकता, हम हार्ट साउंड सुनते हैं। थर्मोमीटर हम टेम्परेचर नापते हैं। स्पायरोमीटर हम क्या बोलते हैं, लंग फंक्शन को, जितना एयर इनहेल किया है, एक्सहेल किया है लंग्स ने, उसको नापते हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा स्पेग्नोमेनोमीटर, जब हम BP नापते हैं तो उसको हम स्पेग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, तो ठीक है, AB या O नेगेटिव, A नहीं हो सकता, A को ही देता है, B को ही देता है। AB जो है वो हमारा एक्सेप्टर है यूनिवर्सल, और O जो होता है वो हमारा डोनर होता है। तो आप ऐसे बात कर सकते हैं, डोनर पूछ रहा है ना, तो DO है तो O आ रहा है, तो O नेगेटिव ही हमारा हमेशा डोनर होगा, ठीक है। तो और रेसिपिएंट AB होगा, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम कौन सा विटामिन देते हैं, विटामिन A, विटामिन K, विटामिन D, विटामिन C। तो इसका आंसर है विटामिन K। हम ब्लड क्लॉट करने के लिए विटामिन K ही देते हैं, कि आपने कहीं पे सुना भी होगा, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एसेप्सिस इन द ऑपरेशन थिएटर इज कॉल्ड, जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो हम वहाँ पे कौन सी प्रोसीजर करते हैं।
पहले स्टरलाइजेशन ही करते हैं, क्योंकि स्टरलाइजेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स का स्पोर्स भी किल हो जाते हैं, तो हमें वहाँ पे स्पोर्स भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओटी ऐसी जगह है। डिसइंफेक्शन वो होता है जब जहाँ हमारे स्पोर्स किल नहीं हो पाते, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिमूव तो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिम्स को, लेकिन वो हमारे स्पोर्स को किल नहीं कर पाता, जो भी हमारे बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं। सैनिटेशन जब हम गार्बेज का सेपरेट करते हैं तो वो चीज़ तो हो नहीं सकती ओटी में, उसका क्या लेना देना। आइसोलेशन वो होता है जब हम इंसान को किसी भी डिजीज़ से आइसोलेट कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा, तो इसमें हम स्टरलाइजेशन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज, ये आपको पता होगा 6.8, 7.0, 7.35, 7.45 या 8.0, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 7.35 ये नॉर्मल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यूरिन का भी और ब्लड का भी। तो जो लास्ट हमारा 8th क्वेश्चन है वो है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एज, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को क्या करना, ट्रांसफ़र करना। तो फाइटिंग इन्फेक्शन नहीं, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन यस, प्रोड्यूसिंग हार्मोन कोई हार्मोन तो ही प्रोड्यूस करता है हीमोग्लोबिन, रेगुलेट करना बॉडी टेम्परेचर को नहीं, तो इसका आंसर है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। 9th क्वेश्चन है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटाइटिस ही होता है, ठीक है। नेफ्राइटिस नहीं होगा क्योंकि तो वो किडनी वाला हो गया। गैस्ट्राइटिस हमारे स्टमक का हो गया, जो भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। डर्मेटाइटिस तो स्किन का हो गया, ठीक है, डर्मा डॉक्टर को दिखाते हैं तो स्किन हो गया, तो सारे कट गए, बचा हमारा क्या बचा हमारा, हेपेटाइटिस, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट इज 40-60 नहीं, 60-100 यस, 100-140 नहीं, 120/160 नहीं, तो इसमें हम 60-100 लिखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल हार्ट रेट होती है एडल्ट में वो 60 और 100 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। तो इसके यूनिट भी आपको बताना चाहिए, रेस्पिरेशन का ब्रेथ पर मिनट होता है और हार्ट रेट का बीट पर मिनट होता है। तो गाइज़ ये हमारा सिलेबस है उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का, जिसको आप पढ़ के इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इजी है, ट्राई करोगे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। फिजिक्स के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग कॉन्केव लेंस वाले, मिरर वाले भी आप लोग को सॉल्व करने चाहिए। इजी हैं, कुछ ज़्यादा टफ लेवल का आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न देखो, क्वेश्चन जो सिंपल लगते हैं उनको सॉल्व करो, क्योंकि ज़्यादा दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चन वो लोग नहीं देते हैं। ईजी रहता है, बट ज़्यादा इजी सोच के भी नहीं चलना है, ठीक है। सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो, आपको सिलेबस मिल चुका है एंड जब तक फॉर्म रिलीज़ नहीं होते तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।